इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सिगरेट को हजार्ड बोल के फिर धीरे से ई सिगरेट इंट्रोड्यूस हुई, उसके पहले हुक्का इंट्रोड्यूस हुआ, हुक्के के हजार्ड्स है, नाउ ई सिगरेट स्मोक इंट्रोड्यूस हुई विच वॉज सेड टू बी सेफर। आज की तारीख में बीड़ी स्मोकिंग की इनिशिएशन एज 8 ईयर्स हो गई है इंडिया में। बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत खराब होती जा रही है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, ये सारी चीज़ें होने लगी बिकॉज आपके अगर जो ब्रेन के जितने भी केमिकल मीडिएटर्स हैं अगर उनका इम्बैलेंस होने लगे तब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। प्लस वेपिंग सेफ है करके बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, तो अमाउंट ऑफ निकोटिन बहुत ज़्यादा जा रहा है। आमतौर पे जो टीवी में या कहीं और देखा होता है, लोग समझते हैं अस्थमा का सिम्टम सबसे पहला होता है सांस फूलना। टीवी में देखा होता है, मूवीज़ में देखा होता है कि अस्थमा में सांस फूलेगी, इनहेलर नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली, थोड़ा टाइम ले लिया, उसके कारण भी ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई सारी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। पर्सन इज इनहेलिंग ऑलमोस्ट अबाउट 20 सिगरेट ऑफ स्मोक पर डे। 20 सिगरेट जितना स्मोक पर डे ले रहा है, हर कोई इंसान ले रहा है। ऊपर से स्मोक भी कर रहे हैं लोग, वेपिंग भी कर रहे हैं, हुक्का भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कहाँ जाएगा शरीर? 40 सिगरेट्स पर डे वाले पेशेंट्स भी आए हैं जिन्होंने छोड़ दी है। आमतौर पे खर्राटे आना बोलते मतलब गहरी नींद सो रहा, बट खर्राटे आना इज नॉट नॉर्मल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएडीएल हेल्थ केयर के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक्सपीरियंस चेस्ट स्पेशलिस्ट जो कि है डॉक्टर अंकित अग्रवाल। डॉक्टर अंकित अग्रवाल हमको बताएंगे चेस्ट, लंग्स और टीबी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आप लोगों के जीवन में हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्या कॉमन होता है और उसको क्या ट्रीट कैसे रेक्टिफाई करके कैसे ट्रीट किया जाए। हेलो डॉक्टर अंकित, वेलकम टू आवर एनएडीएल हेल्थ केयर पॉडकास्ट। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। सो ग्लैड सीइंग यू, सो ग्लैड मीटिंग यू। आपके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुनी है यार, सो अच्छी बात है ऑफ कोर्स। सो अंकित सर, हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वैसे तो बारिश का सीजन अभी खत्म होने वाला है, इट्स टुवर्ड्स द एंड, बट हैविंग सेड दैट, यूजुअली हमने बचपन में ये बहुत बातें सुनी थी कि बारिश में ज्यादा भीगने से निमोनिया जैसा कुछ हो जाता है। सो इसमें कितनी सच्चाई है अंकित जी? सी, बारिश में भीगने से निमोनिया होना जो एक जनरल टर्म है। निमोनिया आमतौर पे जो हम समझते हैं कि सर्दी खांसी बुखार होना, उसको आमतौर पे निमोनिया कह दिया जाता है। बट एज सच जो निमोनिया माना जाता है बेसिकली लंग्स के इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। जो आमतौर पे सर्दी खांसी बुखार होता है वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी गले का इन्फेक्शन। ओके, ठीक है। बारिश में भीगने से क्या होता है, एक टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। सडनली आप बहुत ठंडे से एक्सपोजर, सर्द गर्म जो हम बोलते हैं, जो पुराने लोग बोला जाते थे सर्द गर्म नहीं होना चाहिए, सर्द गर्म नहीं होना चाहिए, तो तुरंत एकदम से ठंडे में चले जाते हो आप, गर्मी से एकदम ठंडे में हो जाते हो आप, गीले रहते हो, काफी देर तक गीले रहते हो। प्लस बारिश में बहुत ठंडी हवा चलती है जिसको हम पियर्सिंग वेव बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो उसके कारण आपका बॉडी टेम्परेचर सडनली लो हो जाता है एंड कुछ देर के लिए आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ वायरसेस होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो यूजुअली हमारी बॉडी इम्यूनिटी सप्रेस करके रखती है, तो वो उनके एक्टिवेशन के कारण आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। अब इसी दौरान जो वो पेशेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या कैंसर पेशेंट्स हैं, या और भी कोई पेशेंट्स हैं, या HIV के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, उन लोगों को फिर ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो दिस इज पार्शियली करेक्ट। जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसको कुछ नहीं होता। बारिश में बहुत लोग भीगते हैं लेकिन सबको तो निमोनिया नहीं होता। लोगों को पहली बारिश से बहुत प्रेम होता है यूजुअली कि फर्स्ट रेन में लोग बारिश में भीगने जाते हैं। यस, सबको तो बीमारी नहीं होती। तो इट्स ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी। और आजकल मैं यंग जनरेशन में बहुत देख रहा हूँ डॉक्टर अंकित कि वो बहुत जल्दी थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी उनका स्टैमिना बहुत कम हो गया है। 2 किलोमीटर भागना तो दूर, थोड़ा सा ट्रैकिंग कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत वीक है। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। सी, आप 80s 90s वाले किड्स को देखो, उस समय क्या होता था? उस समय न टीवी होते थे, न वीडियो गेम्स थे। पूरे समय एंटरटेनमेंट का जरिया था खेलना, आउटडोर गेम्स।
इंडोर गेम्स के नाम पे शायद कैरम, लूडो होता था, सांप सीढ़ी होती थी, दैट्स इट। पूरे समय आउटडोर गेम्स होते थे। आउटडोर गेम्स से कंटिन्यूस स्टेमिना भी बढ़ना होता था। 5 to 10 years, 15 years वाली जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है। उस समय आपकी इम्यून बिल्डअप भी हो रहा होता है, स्टेमिना बिल्डअप भी हो रहा होता है। बेसिक स्टेमिना उसी एज में बिल्डअप होता है। आजकल आप देखोगे किसी भी एज के बच्चे को देख लो, 5 से 15 साल के बच्चे को, वो कितना बाहर जाता है, स्कूल से लोडेड है। स्कूल्स के बाद में जो टाइम बचता है वो बाहर खेलना पसंद कोई नहीं करता। मॉम डैड क्लासेस लगा देते हैं, ट्यूशंस लगा देते हैं। मॉम डैड्स अगर चाहते भी हैं स्पोर्ट्स की क्लासेस भी लगाते हैं, तो बच्चे को वीडियो गेम ज्यादा पसंद है, टीवी देखना ज्यादा पसंद है, बाहर खेलना बच्चे पसंद ही नहीं करते। कॉलोनी में आधा घंटा खेल लिया, बच्चे थक जाते हैं। 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जाते। गाड़ियां पसंद है, हम साइकिल चलाते थे, पैदल दौड़ते थे, अब कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके कारण स्टेमिना में बहुत ज्यादा फर्क है। लाइफस्टाइल इज प्लेइंग अ मेजर रोल, इज प्लेइंग अ मेजर रोल, प्लस फूड हैबिट्स। जंक फूड इतना था ही नहीं पहले। आज की तारीख में जंक फूड बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया लाइफस्टाइल में। दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल, जिसके कारण विटामिन डेफिशिएंसीज आपको आजकल टीनेज में दिखने मिल जाती हैं। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी टीनेज में दिखती है। दैट इज अफेक्टिंग योर ओवरऑल स्टेमिना। और आजकल स्कूल्स में डॉक्टर अंकित, वी हैव नोटिस्ड वन मोर थिंग, स्कूल किड्स हैव स्टार्टेड टू डू वेपिंग। वेप का बहुत ज्यादा कल्चर चल गया है बच्चों में। सो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? ये बहुत बड़ा रीजन है। सी, ये क्या हुआ है, सिगरेट्स, ये जो एंटरटेनमेंट है, सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का तरीका क्या है, सिनेमा और सीरीज और व्हाट्सएवर इट इज। वहां पे सिगरेट्स होती थी। अब सिगरेट को हजार्ड बोल के फिर धीरे से ई सिगरेट इंट्रोड्यूस हुई। उसके पहले हुक्का इंट्रोड्यूस हुआ, हुक्के के हजार्ड से नाउ ई सिगरेट स्मोक इंट्रोड्यूस हुई, which was said to be safer, but it is not safe. See, उसमें भी निकोटिन होता है, that also causes addiction. Nicotine itself is very hazardous. Basically dopaminergic receptors पे काम करता है, जिसके कारण आपको pleasure मिलता है। That is addiction causing center of your brain. अब क्या होता है, ग्रोइंग एज में अगर आपने निकोटिन लेना चालू कर दिया तो आपको एक तो एडिक्शन होगा। एडिक्शन होने के साथ में आपको बहुत सारी चीजें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया। आजकल यंग एज में डिप्रेशन कितना ज्यादा कॉमन है। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में दो आप देखो, स्कूल गोइंग एज में कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगे, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सारी चीजें होने लगी। बिकॉज आपके अगर जो ब्रेन के जितने भी केमिकल मीडिएटर्स हैं, अगर उनका इम्बैलेंस होने लगेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगेगी। प्लस वेपिंग सेफ है करके बहुत बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल करते हैं, तो अमाउंट ऑफ निकोटिन बहुत ज्यादा जा रहा है। निकोटिन केवल ब्रेन पे ही नहीं, ओवरऑल बॉडी को डैमेज करता है, आर्टरीज को डैमेज करता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो इट इज नॉट 100% सेफ। एंजाइटी और डिप्रेशन का दोनों का कहीं ना कहीं बिल्कुल, एंजाइटी, डिप्रेशन लॉन्ग टर्म में पार्किंसंस, अल्जाइमर सब कुछ कॉज करता है। जितनी यंग एज से चालू करोगे उतना ज्यादा जल्दी इफेक्ट आएगा उस चीज का। 25 इयर्स ऑफ एज तक आपकी बॉडी ग्रो करती रहती है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट 18 और 15, 25 इयर्स तक आपकी बॉडी में ग्रोथ थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। ठीक है, तो उस एज तक भी लोग आज की तारीख में बीड़ी स्मोकिंग की इनिशिएशन एज 8 इयर्स हो गई है इंडिया में। ओह, might not be knowing that, but it's a study which I'm quoting. 7 साल से बच्चे बीड़ी पीने लग गए हैं रूरल एरियाज में, है ना। वेपिंग स्कूल में बच्चे 8th क्लास 10th क्लास से करने लग गए हैं, which is very hazardous. गुड टू नो। और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज हो जाएगी फॉर द अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट सवाल मेरा दमा से रिलेटेड है डॉक्टर साहब, कि आजकल दमा भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, और उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें और उसको हम कैसे टैकल करें कभी इन केस किसी को हो जाए तो? सी, दमा बेसिकली हम ब्रॉडली 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक अस्थमा होता है, एक COPD होता है। तो जो यंगस्टर्स में होता है यूजुअली अस्थमा होता है। अस्थमा
का सबसे पहला सिम्टम यूजुअली कफ होता है। आमतौर पे जो टीवी में या कहीं और देखा होता है, लोग समझते हैं अस्थमा का सिम्टम सबसे पहला होता है सांस फूलना। टीवी में देखा होता है, मूवीज में देखा होता है कि अस्थमा में सांस फूलेगी, इनहेलर लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कफिंग चालू होती है, यूजुअली नाइट टाइम कफ या अर्ली मॉर्निंग कफ, लेटने पे खांसी आना, इस तरह से खांसी चालू होती है। उसके भी और पहले सीजनल वेरिएंट अस्थमा होता है, यानी कि मौसम बदलने पे थोड़े दिन, कुछ दिनों तक, 1 महीने तक, 15 दिन तक बढ़ने रहना, लगता कभी कभी वो एंटी एलर्जिक से कुछ दिन के ट्रीटमेंट से ठीक होने लगता है। आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कई दिनों तक उसको टालते रहते हैं, कुछ 2-3 साल तक उसको टालते रहते हैं। फिर 2-3 साल तक टालने के बाद में वो जब हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो लिटरली ब्रेथलेसनेस के साथ आते हैं। ओ तो मेरा ये सुझाव होगा कि अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी आ रही है, नाइट टाइम कफ है, तो उसको उसी समय एड्रेस करें। क्योंकि ग्रोइंग एज में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो अस्थमा पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, 3-4 साल तक खिंच जाता है, फिर वो एक क्रॉनिक डिसीज की तरह बन जाता है जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशियल फेजेस में अगर ट्रीटमेंट ले लिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पेशलिस्ट, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की लॉन्ग टर्म शायद ज़रूरत ना ना पड़े। पड़े। दमा को ट्रीट करने के लिए कुछ होम रेमेडीज है, घर के कुछ उपाय जो काम आ सके? डिपेंड करता है कि दमा किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है। यूजुअली एक्सरसाइजेस काम करती हैं, है ना। अगर दमे का एक्यूट अटैक जैसा पड़ा है, जिसको हम अस्थमा फ्लेयर अप बोलते हैं, अगर वो हुआ है तो कुछ दिन की थेरेपी के बाद में हम उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू उनको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताते हैं, वॉकिंग से लेके प्राणायाम से लेके, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जिससे वो ग्रेजुअली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर एक्यूट अटैक है तो वो नहीं। हाँ, कुछ लोग जो प्रोन है उनको प्रिवेंशन बहुत सारे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करनी है जिससे आपको ये सब चीज़ें ना हो। ना। बच्चों में डॉक्टर साहब आजकल एज़मा भी बहुत कॉमन हो गया है। सो ये पहली बात तो क्यों कॉमन हो रहा है, और दूसरी बात अगर कॉमन है तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे पता करें कि हाँ ये एज़मा के सिम्टम्स हैं? बच्चों में जो अस्थमा होता है वो यूजुअली जेनेटिक होता है। अगर ओ मदर फादर को है तो बच्चों में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड वन एयरवे वन डिसीज। बच्चों में जो अस्थमा आता है वो सबसे पहले अस्थमा डायरेक्टली सांस फूलने की तरह नहीं होता। बच्चों में 1 साल 2 साल तक सर्दी खांसी की तरह वो प्रेजेंट करेगा। ओ क्या होता है, बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का होता है तब तक उसको सर्दी खांसी है। जब बच्चा सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तब आते हैं 5-6 साल की उम्र कि बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, या और बड़ी उम्र में 10-12 साल की उम्र। जब आप हिस्ट्री लेते हैं उनसे तब बताते हैं कि हाँ, इसको तो हर मौसम में सर्दी खांसी होती है, 2-2 महीने इसकी सर्दी खांसी जाती ही नहीं थी। एक दिन इसकी खांसी चालू हुई और अगले दिन इतनी बढ़ जाती थी, कई बार तो 1-2 बार भर्ती भी करना पड़ा। दिस इज द यूजुअल टाइप ऑफ हिस्ट्री वी गेट फ्रॉम द पेशेंट्स, ऑफ द अस्थमा पेशेंट्स। सो यही जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि आपको जब भी सिम्टम्स आए, अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो गेट ए स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। उसको उसी समय रेक्टिफाई करने से आपको जल्दी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और अगर जैसे बच्चे को सिम्टम आ रहे हैं और पेरेंट्स को हिस्ट्री है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में अगर इस तरह की अस्थमा की से कोई भी हिस्ट्री है, तो हमें उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। उसी समय स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेके कंफर्म करना चाहिए कि ये इस तरह की कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार आप स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेते हो तो भी नहीं पता चलता है। वेरी ट्रू। बच्चा बहुत छोटा होता है, जो अस्थमा के पीएफटी जो टेस्ट होता टेस्ट होते हैं, यस। ठीक है, जो पीएफटी टेस्ट होता है उसमें भी बच्चों में कई बार कुछ नहीं आता, तो उसके लिए और स्पेशलिस्ट टेस्ट, स्पेशल टेस्ट भी बने होते हैं। फेनो नाम का टेस्ट है, ऑसिलोमेट्री नाम के टेस्ट है, और भी स्पेशल टेस्ट है, कई बार उनमें भी कुछ नहीं आता। ओ ओके, ठीक है। सो फिर बेसिक एम्पेरिकली ट्रीटमेंट तो दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई ट्रीटमेंट नहीं, बट स्टिल एक स्पेशलिस्ट केयर मिलनी जरूरी है। सर ये सीओपीडी क्या होता है, और 20 नवंबर को सीओपीडी डे इज कमिंग आई गेस, तो
इसको इतना बड़ा क्यों माना गया है सीओपीडी डे को, और ये होता क्या है? सीओपीडी एक्चुअली बहुत बड़ी डिसीज है. इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. सीओपीडी जिसको हम आमतौर पे इंडिया में काला दमा भी बोला जाता है कई रीजन्स में, स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश वाले रीजन में काला दमा इसलिए बिकॉज लंग्स इसमें ब्लैक कलर के हो जाते हैं. यूजुअली स्मोकिंग के कारण होता है, ओ, स्मोक एक्सपोजर के कारण. ठीक है, इसलिए इसको काला दमा बोलते हैं. एंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इसलिए बिकॉज स्मोकिंग के कारण एन नंबर ऑफ डिसीजेज होती है ना. सब सीओपीडी इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. क्रॉनिक एज द वर्ड सजेस्ट, क्रॉनिक डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है एंड रेस्पिरेटरी डिसीज है. दमा है जैसा मैंने, ये यूजुअली ओल्डर एज में मिलता है क्योंकि कई सालों तक स्मोकिंग करने के बाद डेवलप होता है. पहले ये एज यूजुअली 50-60 हुआ करती थी, बट अब ये एज कम शिफ्ट हो गई है बिकॉज स्मोकिंग की एज ही 7-8 साल हो गई इनिशिएशन की. तो 15-20 साल की स्मोकिंग के बाद ये सीओपीडी डेवलप हो जाता है. पेशेंट बहुत ज़्यादा सांस फूलते हुए आते हैं एंड सीओपीडी में जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है. पार्शियली रिवर्सिबल होता है बट कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता. उसमें एक बार ट्रीटमेंट चालू होता है तो लंबा चलता है, डोज रिडक्शन होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस में 100% ख़त्म हो जाए. डिपेंड करता है आपकी बॉडी इम्यूनिटी कैसी, बॉडी टाइप कैसा है. पैक ईयर्स कैलकुलेट होते हैं कि कितने सिगरेट आपने स्मोक करी है, कितना डैमेज हुआ है. इसमें आपकी वर्क प्रोफाइल भी अफेक्ट करती है. जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जिनमें स्मोक एक्सपोजर ज़्यादा है या कोई केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, एस्बेस्टॉस एक्सपोजर या और भी किसी तरह का एक्सपोजर है, कोल माइन वर्कर्स हैं, वो सारे एक्सपोजर्स भी मायने रखते हैं. कॉटन इंडस्ट्री वाले वर्कर्स हैं जो किसान कपास उगाते हैं, उनके लंग्स ज़्यादा डैमेज होते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी सीओपीडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. सो इट्स ए क्यूमुलेटिव डिसीज एंड इसका 100% क्योर नहीं हो पाता बिकॉज एक बार पेशेंट जो है कैटेगरी सी, पहले ABCD ग्रुप होता था, नाउ इट इज ABE. तो इंडिया में पेशेंट्स जो हैं जनरली अर्ली सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट ही नहीं करते. पेशेंट्स इंडिया में यूजुअली टालते रहते हैं, थोड़ी सांस फूल रही है कोई बात नहीं, किसी से ट्रीटमेंट लिया. ओवर द काउंटर ड्रग डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर दैट. तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली, थोड़ा टाइम ले लिया, उसके कारण भी ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. फिर अल्टीमेटली जब वो बहुत सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब वो स्पेशलिस्ट केयर के पास है. तो इस कारण से ये कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए ये थर्ड नंबर पे पहुंच गई है डिसीज धीरे धीरे ओवर द स्पैन ऑफ 20-30 years. Now it is the third leading cause of death. अंकित सर, आजकल एलर्जीज बहुत कॉमन है, आई गेस ड्यू टू आवर AQI लेवल आल्सो, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सी, एलर्जीज कॉमन होने का 2 रीजन है. पहले तो एलर्जीज होती थी, शायद पहले भी वो पता नहीं चलती थी. मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, लोगों के पास उतनी मेडिकल फैसिलिटीज रेडिली अवेलेबल नहीं थी, तो ताकि ये पता चल पाए कि एलर्जी है. दूसरा रीज़न, इम्यूनिटी जो है बहुत कम हो गई है. जंक फूड इंट्रोडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यस, इंडोर गेम्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती जा रही है. बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी नेक्स्ट टू निल होती जा रही है. आप एक बच्चे की, एक स्कूल गोइंग बच्चे की, किसी की आप लाइफस्टाइल देखो, वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, दिन भर पढ़ाई करता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत गेम खेला नहीं खेला, घर आता है, दिन भर या तो टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है, पढ़ाई करता है, सो जाता है. मोबाइल सबसे बड़ा कल्प्रिट, मोबाइल. ठीक है, दिन भर स्क्रीन देखता है एंड स्क्रीन टाइम इज सो हार्मफुल. ठीक है, स्क्रीन से कई सारी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी इम्यून सिस्टम वीक होता है. ठीक है, तो इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ एलर्जिक रिस्पांस बढ़ जाता है बॉडी का. ये भी एक कारण है जो एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं. उसका पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है. एग्जैक्टली. जैसे स्पेशली एडल्ट्स की अगर हम बात करें
तो Pollution- AQI से क्या फर्क पड़ा? जैसे दिल्ली और बहुत सारी सिटीज में हम लोग सुनने में आता है कि AQI बहुत ज्यादा क्रॉस कर गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? व्हीकल ट्रैफिक आज की तारीख में आप देखोगे बहुत कुछ बढ़ चुका है। कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़ गया है। पॉल्यूशन। आज से आप बहुत पुरानी नहीं, प्री कोविड एरा में देखो कितना ट्रैफिक होता था। कोई सी भी सिटी में चले जाओ, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई टीयर 2 सिटी हो जैसे हमारा इंदौर है, आप रोड पे देखो आज 2016 या 17 में आप जब जाते थे रोड पे तब कितना ट्रैफिक लगता था, कोई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगता था, और आज कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके कारण पॉल्यूशन, आप दिल्ली तो बॉम्बे तो कोई पीक हो गया, आप हमारी सिटी में भी देखो पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है, दिन रात में फर्क आ जाता है, बिकॉज एरेशन ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, इसलिए एयर फ्लो अच्छा है, इसलिए ओवरऑल AQI लेवल नहीं बढ़ता, बट पॉल्यूशन तो है। आज एक जो मोटर बाइक से ट्रैवल करता है, आज दैट पर्सन की उसको कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है, वही सारा पॉल्यूशन इनहेल कर रहे हैं लोग। ठीक है, उससे इम्यूनिटी खराब हो रही है। दिल्ली में दे यूज टू से a person is smoking, a person is inhaling almost about 20 cigarette of smoke per day। 20 सिगरेट जितना स्मोक पर डे ले रहा है, हर कोई इंसान ले रहा है, ऊपर से स्मोक भी कर रहे हैं लोग, वेपिंग भी कर रहे हैं, हुक्का भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कहाँ जाएगा शरीर, इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी? नेक्स्ट सवाल मेरा उसी से रिलेटेड है सर, कि स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है आजकल, स्मोकिंग तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रही है। लोग आपके पास बहुत आते होंगे जो रेगुलर चेन स्मोकर्स भी होंगे और नॉर्मल स्मोकर्स भी होंगे, सो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे या उनको आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं? स्मोकिंग बढ़ने के कई सारे कारण हैं। लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग आजकल सर्कल में जाते हैं, एक जना कर रहा है, दो जना कर रहा है, तो सब पीयर प्रेशर के कारण लोग स्मोक करने लगते हैं। कोई छोड़ना भी चाहता है तो पीयर प्रेशर के कारण नहीं कर पाता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं बट पीयर प्रेशर के कारण नहीं छोड़ पाते हैं। कोई छोड़ देता भी है तो पीयर प्रेशर के कारण वापस रिज्यूम कर लेता है। छोड़ना चाहते हैं लोग, ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, बिकॉज एक स्मोकिंग एक एडिक्शन है। जब आप कोई भी तरह का एडिक्शन छोड़ते हो तो ऑब्वियसली विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे तो उसके जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे, वी आर हियर टू डील विद दैट। तो आपको जब भी कोई स्मोकिंग छोड़ना है, कुछ करना है, आपको एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। एंड स्मोकिंग इज हजार्डस, उसके पैक पे लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वार्निंग लिखवाई है कि स्मोकिंग इज हजार्डस, तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हुक्का पे या वेपिंग पे शिफ्ट हो जाओ या टोबैको च्यूइंग पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि टोबैको में जो निकोटिन होता है वही हुक्के में भी होता है, निकोटिन वही वेपिंग में भी होता है, वही च्यूइंग में भी मिलता है। तो कई सारे पेशेंट सिगरेट से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बात वहीं की वहीं रहती है। तो इट डजंट मीन कि आप किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाओ। छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? स्मोकिंग छोड़ने के लिए अगर कोई एग्रेसिव स्मोकर है तो वो क्या करे? See, it all depends on your willpower. I'm frankly telling you this. विल पावर होनी चाहिए, विल पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी से आप जबरदस्ती सिगरेट नहीं छुड़वा सकते। कोई पर्सन जब तक खुद से नहीं छोड़ना चाहता, कोई पेशेंट्स कई बार अटेंडेंट्स साथ वाले घर वाले लेके आते हैं कि सर ये सिगरेट पीते इनकी छुड़वाओ। आप जबरदस्ती किसी की नहीं छुड़वा सकते। आप किसी को समझा दोगे, खुद से जब तक छोड़ना नहीं चाहेगा छुप के पिएगा, बाहर जाके पिएगा, कहीं और जाके पिएगा। जब तक उसको खुद को नहीं समझ आएगी वो नहीं पिएगा। एक सेइंग है, समझदार आदमी वही जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो दूसरे लोगों को देखना मतलब, इतने लोग हैं, हजारों लोग हैं जो सिगरेट पी पी के, तंबाकू खा खा के जिनको कैंसर हो रहा है, उनको देख के सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सिगरेट छोड़नी चाहिए। प्लस देयर इज ऑल्सो फाइनेंशियल बर्डन। वेरी ट्रू। ठीक है, लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में भी स्मोकिंग बहुत कॉमन है। आप पर डे का सिगरेट या बीड़ी का खर्चा देखो कितना ज़्यादा है। इफ़ यू सेव ऑल दैट अमाउंट, केवल एक महीने का खर्चा निकाल के देखो कितना ज़्यादा होता है, चाहे वो तंबाकू खाने का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो। वही पैसा अगर आप बचाओ, सेविंग में करो, तो कितना ज़्यादा हो जाए।
कोई भी आप करो, सिगरेट कितने की आती, बीड़ी कितने की आती, तो यू कैन सेव दैट अमाउंट एंड यू कैन यूज दैट अमाउंट एंड एनीथिंग एल्स। तो खुद का मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विल पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कितनी भी ज्यादा सिगरेट लेता, 40 सिगरेट्स पर डे वाले पेशेंट्स भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने छोड़ दी है, ठीक है। और 5 सिगरेट पीने वाले भी हैं जो 2-2 साल तक आते रहते हैं, बोलते हैं हमसे नहीं छूट पा रही। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। एक ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी यंगस्टर या हर किसी के दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं, सिगरेट, हुक्का एंड वेपिंग, तीनों में से सबसे ज्यादा हजार्डस कौन सा चीज है? और क्या ये तीनों सेम कैटेगरी वाले ही चीजें हैं या तीनों सेम तरीके से हार्म करते हैं बॉडी को? कैटेगरी वाइज तो सेम है, ओके, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही टोबैको एक्सट्रैक्ट है, निकोटिन होता है तीनों में, इसीलिए एडिक्शन होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट द कैटेगरी, तो कैटेगरी तो सेम है। ऑब्वियसली हार्मफुल सबसे ज्यादा सिगरेट होती है, ओके, क्योंकि उसमें तार जाता है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स जाते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट कि कितना ज़्यादा आप अमाउंट में सिगरेट पी रहे हो। एक सिगरेट पी रहा है और आदमी 24 घंटे, या 24 घंटे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन दिन में 4-5 घंटे हुक्का पी रहा है, तो फिर हुक्का ज़्यादा हार्मफुल हो गया। ओके। हुक्का में प्रॉब्लम क्या है, हुक्का बहुत बहुत देर तक लोग पीते रहते हैं, अमाउंट ऑफ स्मोक इनहेलेशन हुक्का में बहुत ज़्यादा होता है, हुक्का में हीट डैमेज ज़्यादा होता है, हुक्के का स्मोक लोग इनहेल करके होल्ड करते हैं बहुत सारी वो चीज़ें, रिंग्स एंड ऑल दैट फॉर्मेशन के लिए, एंड बहुत देर तक करते रहते हैं, तो अमाउंट ऑफ निकोटिन बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। प्लस वाटर वेपर प्रेशर एक चीज़ होती है, उसके कारण ग्रेडियंट के कारण वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हुक्के से भी डैमेज ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू वेपिंग, वेपिंग इन सबसे कम हजार्डस है, ओके, क्योंकि वो कोल्ड स्मोक है, ठीक ओके, है, बट ऐसा नहीं वो हजार्डस नहीं है, वो इक्वली जो होता है हैबिट फॉर्मिंग, एडिक्टिव होता है। प्लस यंगस्टर्स वेपिंग करने लगे हैं, उस पर कोई बोलते हैं ना रोक टोक नहीं हो रही है ना, उसकी कोई स्मेल नहीं आती, तो यूजुअली जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि स्मोक कर कोई इंसान करके आया तो आपको स्मोक, सिगरेट स्मोक का यू गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या स्मेल आता है। हाँ, ऑलमोस्ट 15 मिनट आधे घंटे तक एक स्मेल आती है, वेप की नहीं आ पाती है, तो उससे निकोटिन एक्सपोजर हो रहा है उनको, जो एक प्लेजर सेंसेशन होता है जो निकोटिन से होता है, सिगरेट से होता है, यंगस्टर्स को बहुत जल्दी होने लगा है। तो जो आज ई सिगरेट पी रहा है या वेप कर रहा है, वो आज से 3-4 साल बाद सिगरेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज अ स्टडी विच सेज दैट कि जो वेपिंग कर रहा है दे आर मोर प्रोन टू गेट कन्वर्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट। सो इस तरह से वो हजार्डस है। प्लस यंग एज में निकोटिन एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में बहुत सारे हजार्ड्स कॉज करते हैं, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, long term में Parkinson's, Alzheimer's, they are more prone to all these disorders. Long term studies are obviously needed, but yes, these are the hazards जो वेपिंग से हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादा स्टडी हुई नहीं है इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये नया ट्रेंड आया, नया ट्रेंड आया है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं पता है किसी को, बट हो सकते हैं। These are all theoretical aspects. बट समवेयर डाउन द लाइन इट्स ऑल सेम। It's all same. निकोटिन है, टार है, स्मोक का कंजम्पशन है, एडिक्टिव है, आपको हैप्पी हाई मिलता है, एंड स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेस बस्टिंग जैसा काम करता है ये। एग्जैक्टली, एंड जब स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए होते हैं उस समय निकोटिन कंजम्पशन इज मोर हार्मफुल। ओके, किसी भी समय स्ट्रेस बढ़ा हुआ है आपका, तो डी स्ट्रेस करने के लिए जो नेचुरल रेमेडीज होती है दैट इज मेडिटेशन, ठीक है, वो आपका स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जाके सिगरेट पी लेते हैं, वेरी ट्रू, ठीक है, वो बेसिकली एक तरह का बाईपास है, शॉर्टकट है। तो वो क्या करता है, टेम्पररी कम कर देता है, लेकिन वो हमेशा का सॉल्यूशन नहीं है। सर ये स्लीप एपनिया क्या होता है, और जो ये स्लीप एपनिया हो रहा है इसका कहीं ना कहीं स्मोकिंग से भी रीजन है, स्मोकिंग भी इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ा हुआ है। स्लीप एपनिया जो होता है, स्लीप एपनिया मतलब सोते समय सांस बंद हो जाना,
ठीक है। सोते समय सांस की नली चोक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो वो सेंट्रल स्लीप एपनिया है, मतलब ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं सांस लेने के वो बंद हो जाए, जो थोड़ा लेस कॉमन है। मोर कॉमन है कि सांस की नली यहाँ से चोक हो गई, गले से। हमारी जो मसल्स होती है नेक की वो लूज पड़ जाती है, उनकी एक बेसिक टोन होती है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हम स्लीप के डीप वाले फेज में जा रहे होते हैं, वो पूरी तरह से एयरवे कोलैप्स हो जाता है। तो जैसे ही कोलैप्स होने लगता है एयरवे, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे 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 कम होता है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ब्रेन उठाता, उठो, ठीक है। हमारी नींद कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक होती है। वो इतने माइक्रो सेकंड्स होते हैं कि कई बार हमको पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता। और इसका सिम्टम केवल एक है, स्नोरिंग, खर्राटे आना। अब आमतौर पे खर्राटे आना बोलते हैं मतलब गहरी नींद सो रहा, बट खर्राटे आना इज नॉट नॉर्मल। इसको इस तरह से समझिए कि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तब आवाज नहीं आ रही, सोते समय अगर सांस ले रहे हैं आवाज आ रही है, तो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। अब हर भारत में हर घर में या दूसरे घर में लोगों को खर्राटे आते हैं। सभी को खर्राटे आ रहे हैं सर? तो खर्राटे आना इज नॉट नॉर्मल। ओके, ठीक है। और जितने ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं मतलब स्लीप एपनिया उतना ज्यादा हो सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं, दिन में बैठे बैठे ऐसे झपकी लगना, डोजिंग ऑफ, गाड़ी चलाते चलाते झपकी लगना, कंफ्यूजन रहना, सुबह उठ के हेडेक रहना, सुबह उठ के फ्रेश ना उठना। जरूरी नहीं है सारे सिम्टम्स सबको हो, कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ सिम्टम नहीं होते हैं। जब ज्यादा बढ़ जाती है डिसीज तो फॉरगेटफुलनेस होती है, चाबी कहाँ रखी, चश्मा कहाँ रखा, पेपर कहाँ रखा, ये सब चीजें भूल जाना, छोटी छोटी चीजें। और ये सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। इसमें ब्लड पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डेफिसिट रहने लगता है। ऑक्सीजन डेफिसिट रहने के कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ रहता है, एंड थोड़ा सा एसिडिक रहने के कारण माइक्रो डैमेजेस होते रहते हैं। पुराने जमाने में बोलते थे कि कुछ भी चोट लगी या कुछ हुआ, ज्यादा थकान हो रही, सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। वेरी ट्रू। क्योंकि जब हम डीप स्लीप वाले फेज में होते हैं, हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है। अब वो डीप स्लीप अचीव ही नहीं हो रही है, क्योंकि स्लीप एपनिया हो रहा है। तो अब बॉडी हील कैसे करेगी? तो इसलिए वो क्रॉनिक फटीग बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, एंड इट डेवलप स्लोली ओवर द ईयर्स। एंड इससे बहुत सारे डिसीजेस डेवलप होती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक सीकेडी, बहुत सारी डिसीज के लिए आदमी प्रोन होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। फिर कोई एक ट्रिगर फैक्टर मिलता है, कोई भी डिसीज हुई या कुछ भी हुआ, और फिर वो एकदम से सारी डिसीज एक्टिवेट हो जाती है। सर, आपने स्लीप एपनिया के बारे में एक बात बोली थी कि जिसको भी स्लीप एपनिया हुआ है उसको स्नोरिंग बहुत होता है। अब स्नोरिंग तो हर घर में बड़ा कॉमन है सर, तो उसको हम कैसे, पहली बात तो समझे कि स्लीप एपनिया की वजह से ही स्नोरिंग हो रहा है या कोई कॉमन रीजन है, और अगर समझ भी आ जाए तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं फिर? स्नोरिंग ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, एंड सबसे ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण होता है। अल्कोहल, टोबैको, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ है, उसके कारण स्नोरिंग होने लगता है। बिकॉज सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण आपका जो ये पूरे गले के पार्ट है, ये सब बहुत ही ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं। एंड जो भी ड्रग अब्यूज़ होता है, किसी भी तरह का ड्रग यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण आपकी पूरी स्लीप आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है। तो इसके कारण आपकी स्नोरिंग हो रही है। तो पहले तो अगर किसी के घर में कोई स्नोरिंग कर रहा है, तो ये देखना है कि वो स्नोरिंग रेगुलर हो रही है या कभी कभी हो रही है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान, एक्सेसिव टायर्डनेस, फिजिकल टायर्डनेस के बाद भी स्नोरिंग होती है। एक या दो बार स्नोरिंग हो रही है, दैट्स फाइन, उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। रेगुलर स्नोरिंग हो रही है तो फिर बॉडी पोजीशन पे ध्यान देना है। सब्सटेंस अब्यूज़ है तो सबसे पहले तो सब्सटेंस अब्यूज़ हटाना। सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं हटाएंगे तो स्नोरिंग बंद खत्म नहीं नहीं होगी। होगी, एंड इट विल डेफिनेटली लैंड अप इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीप एपनिया। ठीक है। फिर अगर जो भी स्नोर कर रहा है वो एकदम सीधा लेट रहा है, सीधा लेट के सो रहा है, तो उसे एक करवट से सोना चाहिए। उसके बाद भी स्नोरिंग हो रही है तो उल्टा लेटना चाहिए। उल्टा लेट के अगर स्नोरिंग खत्म हो रही है तो मतलब बहुत उतना, दैट इज मोर देन इनफ।
अगर उल्टे लेटने के बाद भी फिर स्नोरिंग कंटिन्यू रह रही है तो ही नीड्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट इज कॉल्ड अ स्लीप स्टडी। उल्टे लेटने पे स्नोरिंग बंद हो रही है, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप हो रहा है, बिकॉज उल्टे लेटने से ग्रेविटी के कारण उसका एयरवे खुल रहा है, जियो नॉर्मली कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। बट अगर हाँ उल्टे लेट के अगर 100% खत्म हो जा रही है एंड द पर्सन इज कंफर्टेबल, दे कैन कंटिन्यू दैट। एंड कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं स्लीप एपनिया प्रिवेंशन के लिए, उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो वो आपकी जो गले की मसल्स होती हैं वो अपनी टोन धीरे धीरे रिगेन करने लगती है, तो उससे वो बीमारी पूरी तरह डेवलप नहीं होती। अंकित सर, ये स्वाइन फ्लू और कोविड जिसका हमने अभी बहुत जिक्र सुना था, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? और कनेक्शन नहीं भी है तो आप प्लीज़ बताइए हमारे सारे व्यूअर्स को। और जैसे कोविड का तो वैक्सीनेशन भी आ गया है, सो उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ है, स्वाइन फ्लू कैसे हमको इम्पैक्ट डालता है, आप प्लीज़ उस बारे में बताइए ना थोड़ा सा। सी कोविड और स्वाइन फ्लू दोनों वायरल डिसीजेज हैं। ओके। स्वाइन फ्लू H1N1 जिसको, और दूसरा H3N2, दो तरह के हैं। कोविड का वैक्सीनेशन जो था, या स्वाइन फ्लू का भी वैक्सीनेशन है, जो Okay. हर साल आता है, हर साल रिन्यू होता है। उस साल के जो वायरसेस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, वायरल डिसीजेस एवर चेंजिंग डिसीजेस होती हैं, हर साल वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है, इनफैक्ट अपग्रेड कर लेता है। अपग्रेड कर लेता है, डाउनग्रेड कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, उसका वायरस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए H1 ये स्वाइन फ्लू का वैक्सीन हर साल चेंज होता है, नया वैक्सीन आता है। तो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं या 60+ पेशेंट्स होते हैं, जो एडल्ट वैक्सीनेशन का क्राइटेरिया है, उसमें आइडियली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि हर साल उनको स्वाइन फ्लू का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, स्पेशली COPD के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, जो ज़्यादा प्रोन है स्वाइन फ्लू होने के। अब कोविड के वैक्सीनेशन पे आते हैं। कोविड का वैक्सीनेशन आपको 100% इम्यूनिटी नहीं देता, ठीक है। उसका बॉडी पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी दूसरे वैक्सीनेशन। एक अफवाह चल रही है कि कोविड के वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक आ रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे दूसरे कोई सारे वैक्सीन है वही वैसे ही कोविड का वैक्सीन है, इससे कोई ऐसा हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो एक वैक्सीन था, ये भी एक वैक्सीन है। कोविड हुआ था, कोविड डिसीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज़रूर हैं बॉडी पे, आज तक हैं, कई लोगों को आज भी इफेक्ट हो रहे हैं, बट वैक्सीनेशन के कारण नहीं। कोविड हुआ, किसी किसी को बहुत सीवियर हुआ, किसी को नहीं हुआ, ठीक है। देयर इज नो प्रूवन फैक्ट विच सेज दैट कि वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन से बहुत सीवियर इफेक्ट रहे हैं अभी तक। कमिंग बैक टू स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का अभी बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, एपिडेमिक जैसा हम बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉपर एपिडेमिक, बट यस देर आर मैनी पेशेंट्स ऑफ स्वाइन फ्लू एट द मोमेंट। और ये भी कोविड जैसा ही एयरबॉर्न डिसीज है। फेटल केसेस यूजुअली नहीं होते हैं, बट हाई ग्रेड फीवर आता है चिल्स के साथ में, कफिंग होती है इसमें। और जैसे कोविड में था कि जो पेशेंट्स थोड़े से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें ये सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है। ARDS हम जिसको बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें बायलेटरल लंग्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, सैचुरेशन फॉल होने लगता है एकदम से, 2-3 दिन के फीवर के बाद पेशेंट को पता नहीं चलता। हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, पेशेंट को कोई सांस नहीं फूल रही होती है, हल्की फुल्की सांस फूल रही होती है, सैचुरेशन नापो, एक या दो दिन पहले 96-97 चल रहा होता है और अगले दिन एकदम से 85 हो जाता है। पेशेंट को बोलता है मेरे को तो कुछ सांस ही नहीं फूल रही डॉक्टर साहब, लेकिन उसकी सैचुरेशन कम हो जाता है। चेस्ट आप एग्जामिन करके देखो तो चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज हैप्पी हाइपोक्सिया, जो कोविड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी भी हो रहा है, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर जैसा कोविड का ट्रीटमेंट था उसी प्रोटोकॉल पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है। इसके दूसरे एंटीवायरल्स है वो होते हैं, एडमिट करना होता है पेशेंट को, थोड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट करना होता है। एंड मेरी ये सलाह है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है, बट नॉट ओनली सिम्टोमेटिक, पेशेंट टू पेशेंट होता है। व्हाट आई कॉल इज ए टेलर्ड ट्रीटमेंट।
एज पर द पेशेंट, हर किसी के पेशेंट के सिम्टम्स अलग हैं। जैसे मेरे पास अभी 4 पेशेंट्स हैं, तो हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं। किसी के कोई रिपोर्ट्स गड़बड़ है, किसी की कुछ रिपोर्ट्स गड़बड़ है, तो एज पर द पेशेंट नीड उसको उस तरह के ट्रीटमेंट देना होता है। अगर जैसे एक पेशेंट है, उसको साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसको साथ में बाइपेप थेरेपी देनी होगी। ठीक है, किसी को साथ में डायबिटीज़ है, उसका डायबिटीज़ फ्लेयर अप कर गया है, तो उसको साथ में डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना होगा। सो लाइक दैट टेलर ट्रीटमेंट देना पड़ता है एंड इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। होम ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हाइपोक्सिया होने लगा है तो दैट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। एंड वन मोर थिंग, हाई फीवर आता है 10 to 103 तक जाता है, 104 भी टच करता है। तो अगर 2 दिन तक 102 103 बुखार आ रहा है, तुरंत स्पेशलिस्ट केयर लेनी चाहिए। ओके अंकित सर, टीबी बहुत डरावना वर्ड लगता है सबको। सो ये टीबी क्या है, क्यों होता है, और अगर हो गया है तो इसको कैसे हम ट्रीट करें, और अगर है भी तो आपको कैसे पता चले कि मुझे हो गया है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? So TB stands for tuberculosis. Okay. So there is a vague term, but India is called as tubercular capital of the world. Oh. So बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म, वेग टर्म है, बिकॉज टीबी बहुत बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है टीबी इरेडिकेशन का, और बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं। टीबी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट फॉर योर नेल्स एंड हेयर। बॉडी में कहीं भी हो सकता है, वेदर योर बोन्स, वेदर योर स्टमक, वेदर योर आईज, वेदर योर स्किन, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। प्राइमरीली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ये आपकी बॉडी में लंग्स से एंटर करता है। यूजुअली इनहेलेशन रूट से एयरबॉर्न डिसीज है, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उस समय आपको अफेक्ट नहीं करेगा। स्लो ग्रोइंग डिसीज होती है, धीरे 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 बढ़ती है। लंग्स में अंदर अफेक्ट करता है तो खांसी आती है, स्पूटम निकलता है। लंग्स के बाहर अफेक्ट करता है तो वो अलग अलग जहाँ जिस पार्ट को अफेक्ट करता है वैसे सिम्टम्स आते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के, सबसे कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करता है ये। उसमें भूख नहीं लगती है, लो ग्रेड फीवर आता है यूजुअली शाम को, बट कभी भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यूजुअली लो ग्रेड फीवर होता है और वजन गिरता है 1 हफ्ते 15 दिन या 2 महीना 2 महीना तक, और खांसी कंटिन्यू बनी रहती है, और थिक येलो कलर का स्पूटम होता है अगर लंग्स अफेक्ट हुए हैं तो। और लंग्स के अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट अफेक्ट हुआ है तो खांसी और बलगम को छोड़ के ये दोनों सिम्टम्स तो होंगे। भूख कम हो जाएगी, वजन गिरने लगेगा, साथ में जो पार्ट अफेक्ट होगा, सपोज बोन अफेक्ट हुई है तो वहाँ पे दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, अगर इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो आपको भूख नहीं लगेगी, पेट दुखेगा, और व्हाट्सोएवर इट इज। आँख में रेटिना अफेक्ट हो जाता है तो विजन जाने लगता है, तो इट इज़ लाइक दैट। तो यस, स्लो ग्रोइंग डिसीज है, बट सिम्टम्स किसी भी तरह के हो आपको मिलना चाहिए, नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, और वो आपको ऑटोमेटिकली स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे। बट ये एयरबोर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिसीज है। टीबी का कोई पेशेंट है, सपोज आज एक टीबी का पेशेंट है, डायग्नोस्ड टीबी का पेशेंट है, तो वो जब टीबी की दवाई खाना चालू कर देता है तो 4 वीक्स टू 6 वीक्स टू 8 वीक्स अलग अलग टाइम होता है, उतने टाइम तक वो इन्फेक्टिव पीरियड रहता है उसका। 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में वो इन्फेक्शन फैला सकता है। उतने टाइम दवाई खा ली तो उसके बाद इन्फेक्शन यूजुअली नहीं फैलता उसके थ्रू दूसरे लोगों को। अगर उसने 8 हफ्ते दवाई खा ली है एंड इट इज नॉर्मल टीबी, नॉट ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो एमडीआर टीबी एक्सडीआर टीबी बोलते हैं, तो अगर उसने उतने टाइम टीबी की दवा खा ली है तो फिर वो एयरबॉर्न नहीं रहता। तो हम यूजुअली टीबी के पेशेंट्स को आइसोलेशन के लिए सलाह देते हैं कि जहाँ पे एक आइसोलेटेड रूम हो, जो वेल वेंटिलेटेड हो, और जिसमें सनलाइट आती हो, बिकॉज सनलाइट से कीटाणु मर जाता है। बहुत ज़्यादा देर खुली हवा में नहीं रह सकता, एयर प्रेशर से भी मर जाता है, बहुत तेज हवा चली तो भी मर जाएगा, और सनलाइट हुई तो 100% मर जाएगा। सनलाइट से स्टरलाइजेशन इफेक्ट होता है।
इसलिए जो डैम्प मौसम होता है इसमें टीबी थोड़ा ज़्यादा फैलता है। सर ऐसा कहते हैं कि जिसको टीबी हुआ है वो कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, सो इज इट अ मिथ और इज इट अ रियलिटी, और अगर कर नहीं सकता है तो कब तक नहीं कर सकता है? सी, टीबी जिसको हुआ है उसका जब ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक नहीं डोनेट करना उसको, ओके। क्योंकि वो कंटिन्यूस उसकी दवाइयाँ चल रही होती है तो उसमें ब्लड लेवल बना हुआ होता है दवाइयों का। तो टीबी के अलावा कोई भी किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है क्रॉनिक डिसीज़ का, तो उसे नहीं लेना है। इन्फेक्शियस डिसीज़ का, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उसका टीबी क्योर हो चुका है, सर 6 मंथ 9 मंथ का जो भी ट्रीटमेंट है वो ले चुका है, ही और शी इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड, और कुछ मंथ के बाद तक उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, बिकॉज टीबी में कभी कभी रिलैप्स भी होता है, ओके। तो कुछ महीने बाद तक उसको कोई सिम्टम नहीं है एंड ही और शी इज़ डूइंग कम्प्लीटली फाइन, वेट गेन हो गया एंड कुछ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है वो सब कुछ ठीक है, तो ही और शी कैन डोनेट द ब्लड। अंकित सर, आजकल काफी स्टूडेंट्स अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और काफी लोग बाहर ट्रैवल करते हैं जहाँ पे मेडिकल करवाना एक कंपल्शन होता है। सो वैसे तो उनको कोई सिम्टम नहीं है, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, होम से एवर इज ट्रैवलिंग, बट इफ दैट कंपनी इज टेकिंग अ मेडिकल, आपका पूरा एनालिसिस हो रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि उनको टीबी है, सो और उनको कोई सिम्टम भी नहीं है, सो ऐसे में क्या किया जाए? और अगर किसी को नहीं पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, सो वो वापस ऐसे टेस्ट करवाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे या नहीं करवाना चाहिए? क्या प्रोसेस होता है इसका? सी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस। सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, ओके। बेसिकली क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आपको इन्फेक्शन होके ठीक हो गया, सो आपका पोस्ट इन्फेक्शन स्कार रह गया है वहाँ पे। क्या है, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा है, ये पूरे दुनिया को पता है। अब लोगों को ये डर लगता है, इट्स ए एयरबॉर्न डिसीज, इन्फेक्शन पीरियड काफ़ी लंबा है, भले ही दवाई खानी चालू भी कर दी, ठीक है, स्प्रेड हो सकता है स्प्रेड बाहर हो भी सकता है जाके। बाहर जाके, ठीक है, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत लंबा है, 6 महीने 11 महीने 2 2 साल तक हो सकता है। कि आज आप मेरे कांटेक्ट में आए, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, आप मेरे कांटेक्ट में आए, तो आपको 2 साल बाद भी टीबी हो सकता है। ओ। इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी लंबा है। सो इसलिए अगर वो उनको वो छोटा सा स्पॉट या कुछ भी दिखता है तो वो इसलिए फिर भेजते हैं स्पेशलिस्ट के पास, हमारे पास। देन हम लोग उसको पूरा चेकअप करते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस। वो करने के बाद में देन वी सर्टिफाइड दैट कि अब इसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ये जो भी स्पॉट है वो हील ट्यूबरकुलोसिस का है। सिटी स्कैन एंड और भी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और दूसरे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सिम्टोमेटिकली पूरा टेस्ट किया जाता है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के साथ में, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे कोई जॉब के लिए जा रहा हो, किसी भी कारण से जा रहा हो, ये होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में एकदम से पता लगता है कि उनको टीबी है? मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि आप, ये नहीं पता चलता टीबी है, ये पता चलता है योर एक्सरे इज नॉट क्लियर, ये नहीं पता चलता है कि टीबी है। ये स्मोकर्स में भी होता होगा? किसमें? स्मोकर्स जो रेगुलर चेन स्मोकर्स हैं या स्मोकर्स स्मोकर्स में, में? स्मोकर्स में टीबी का स्पॉट नहीं दिखता। से इट्स ए स्कार बेसिकली। ओके। आपको कोई चोट लग जाती है तो स्कार बन जाता है, आपका कोई एक्सीडेंट हो आपका स्कार बन जाता है, वैसे ही टीबी का एक स्कार रह जाता है लंग में जो लाइफ लॉन्ग रह जाता है। ओ। ठीक है, सो यू हैव टू गेट दैट सर्टिफाइड दैट कि ये पुराने टीबी का स्कार है। अगर किसी को टीबी हुआ है, आज से 5 साल पहले टीबी हुआ है, उसको पता था उसको टीबी हुआ, उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, वो क्योर भी हो गया, उसके बाद भी उसके लंग में स्कार रह जाएगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो हमेशा एक्सरे या सीटी स्कैन करवाने आएगा। किसी किसी के में नहीं आता है, किसी केसेस में आता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दैट। सर आजकल कफ कोल्ड वैसे भी बहुत कॉमन है, समर्स में भी हो रहा है, सर्दियों के अलावा। सो इसको कैसे समझें हम और इसका एनालिसिस कैसे करें और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए कि हमको कफ एंड कोल्ड जब थोड़े दिन बाद सही नहीं हो रहा है तब दिखाना चाहिए या इमीडिएट जाके स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? सी, कफ एंड कोल्ड जो समर्स में होता है वो यूजुअली टेम्परेचर वेरिएशन, सडन टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होता है। विंटर्स में हो चाहे समर्स में हो चाहे कोई से भी सीजन में, सीजनल चेंज की वजह से भी होता सीजनल है? चेंज की वजह से होता है, एलर्जेंस की वजह से होता है, या आजकल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज से 30 साल 40 साल पहले ट्रैवल इतना नहीं होता था, लोग एक जगह में कन्फाइंड रहते थे, एक कोई भी एरिया के, एक सिटी के हवा में
पोलन से होते हैं। लोग बोलते हैं ना हवा पानी बदल गया, वेरी ट्रू। तो हवा में और पानी में चेंजेस होते हैं। वाटर में मिनरल्स अलग हो जाते हैं, हवा में पोलन्स अलग हो जाते हैं, हवा में जो पार्टिकल मैटर होता है वो चेंज हो जाता है। तो कोई भी सीजन में लोगों को पता नहीं चलता, बट वो यूजुअली जब ट्रैवल करके आते हैं तब खांसी और सर्दी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है बिकॉज ट्रैवल बहुत बढ़ गया है। कोई भी क्लास का आदमी हो वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आज की तारीख में, भले ही छोटी सी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। आज हर 30 से 50 किलोमीटर में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, और इसलिए हर सीज़न में सर्दी खांसी हो जाती है। तो थोड़े थोड़े एलर्जेंस चेंज हो जाते हैं एंड सर्दी खांसी हो जाती है। दूसरा, बॉडी इम्यूनिटी का भी थोड़ा सा फर्क है। इम्यून सिस्टम लोगों का वीक होता जा रहा है, जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कुछ होती नहीं है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है। तीसरा, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आज आप रोड पे जाओ, आप जितना पॉल्यूटेंट इनहेल करोगे, आज से 30 साल पहले उतना पॉल्यूटेंट इनहेल ही नहीं कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, नेजल क्लियरिंग नहीं होती है। पहले लोग योग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। जो बेसिक होती है, कुछ चीज़ें होती थी, जैसे जल नीति होती है। जल नीति इज अ थिंग विच क्लियर्स योर एयरवे। आज भी जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, जल नीति जैसी चीज़ें रोज करते हैं, उनको एलर्जी नहीं होती, बिकॉज रोज की रोज एलर्जेंस क्लियर हो गया नेजल पैसेज से। नाक में हमारे बहुत सारे हेयर्स होते हैं विच एक्ट एज अ फिल्टर। अब वो वहाँ पे फिल्टर में आपके एलर्जेंस फंस गए। अब वो 4 दिन तक फंसे रहेंगे तो एलर्जी कॉज करेंगे। आप एक रोज की रोज उनको क्लियर कर दो, एलर्जी होगी नहीं। सर 25 सितंबर को लंग्स डे है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस, क्या हिदायत देना चाहेंगे लंग्स डे के मौके पे? सी, लंग्स डे जो है 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों को सेंसिटाइज करा जाए कि क्या करना चाहिए लंग हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इंडिया में तो ये युगों से, बोलना चाहिए युगों से चला है। हमारे यहाँ पे जो पुरानी संस्कृति है उसमें योग और प्राणायाम पे हमेशा से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, चाहे वो कितने भी आप पीढ़ियों पहले चले जाओ। तो लंग हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी हेल्थ हमारी संस्कृति में बहुत पहले से है। कोई भी शब्द में या कोई भी वर्ड में समझते हैं आखिरी सांस तक, सांस हमेशा आखिरी होती है। ठीक है, लंग हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कार्डियक हेल्थ पे जाते हैं, गट हेल्थ पे जाते हैं, लंग हेल्थ इज नॉट वेरी कॉमन नाउअडेज। वेरी ट्रू। एंड इट शुड बी वेरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी होना चाहिए, बट यस इट इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर हेल्थ। किस लोगों की सांस बहुत ज़्यादा फूलती है एंड उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो जब तक इतनी नहीं फूलने लगे कि परेशान करने लगे, लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो रेगुलरली उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, माउंटेन ट्रैकर्स जो होते हैं, जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि माउंटेन्स पे आप ऊपर जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड्स पे आपको ऑक्सीजन लेवल का कंजप्शन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होती है, जो भी आम भाषा में पीपल टॉक। सो आप हमारे माउंटेन पे ट्रैक करने वाले लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सी, ट्रैकिंग दो तरह की होती है। एक तो छोटी ट्रैकिंग होती है जो हम लोग ऐसे डे टू डे करते हैं, उसमें नहीं होता है इतना, बहुत माउंटेन ट्रैकिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है हाँ, वो अनकंफर्टेबल होती है। यूजुअली क्या होता है, दोज पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू डू ट्रैकिंग, उनकी ट्रैकिंग करने से स्टेमिना कम होने के कारण सांस फूलने लगती है। दे फील लाइक कि ऊपर जाके सांस फूल रही है। बट जो एक्चुअली जिसमें बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे अमरनाथ पे जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस बहुत ज़्यादा, सी लेवल से डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है हवा का, वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर डिफरेंस आने के कारण थोड़ा सा लंग्स में इडीमा होने लगता है। आम भाषा में बोले तो फेफड़ों में सूजन आने लगती है। ओके, ठीक है। बेसिकली लंग्स कैसे काम करते हैं, हवा आ जाती है लंग्स में से, गुच्छे जैसे एल्वुलाई रहते हैं, उनसे हवा
ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज होके ब्लड में चली जाती है। अब अगर उस गुच्छे में यहाँ पे पानी आ जाए थोड़ा सा, तो डिफ्यूजन की एक लेयर बढ़ गई। जितना ज्यादा पानी आया उतना डिफ्यूजन मुश्किल होता गया। ऐसा कहा जाता है लंग्स में पानी भर गया। लंग्स में पानी भर गया जो यूजुअली हम करते हैं लंग्स के बाहर भरता है, ओके जो इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं लंग्स में सूजन आ गई। ओके ठीक है, तो वो सूजन आती है प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो इसलिए उनको मुश्किल होती है। तो जो ट्रैकर्स होते हैं उनको मेडिकल कंसल्ट करके जाना चाहिए। उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो पहले से लेना चाहिए, पहले से लेके जाना चाहिए। और एक और चीज़, ये यूजुअली प्रॉब्लम उनको होती है जिनको ऑलरेडी अस्थमा है। या कोई ऑलरेडी लंग डिसीज है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग मेडिकल चेकअप करवा के जाते हैं। देयर इज अ टेस्ट, बेसिक टेस्ट ऑफ स्पायरोमेट्री और पीएफटी, वो अगर उनकी नॉर्मल है, ट्रैकिंग और ग्रेजुअल ट्रैकिंग हुई है ओवर द डेज, तो एक्लेमेटाइजेशन एक वर्ड होता है, आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग हेलीकॉप्टर से बहुत ऊपर सीधे चले जाते हैं, कि हेलीकॉप्टर से सीधे गए बहुत ऊपर हाइट, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है रैपिड असेंट और रैपिड डिसेंट में। जो लोग फ्लाइट से लेह लद्दाख चले जाते हैं, उनको एकदम से वहां जाके बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगती है। लोग जो बाय रोड जाते हैं लेह लद्दाख, उनको कंपैरेटिवली इतनी नहीं होती, बॉडी अडॉप्ट करती जाती है। बॉडी अडॉप्ट करती जाती है। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट दिया है। ये सबको पता चलेगा कि लंग्स हेल्थ हमारी लाइफ का कितना जरूरी हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, इट मींस रियली अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।